अगर आप 2026 में भारत में सेविंग्स अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस साल बैंकिंग प्रक्रियाओं में बदलाव होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने मिलकर कुछ नए नियम लागू किए हैं जो आपके पैसे निकालने के तरीके सहित कई चीजों को प्रभावित करेंगे। मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोग पुराने रूल्स के भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन सच मानिए 2026 में बैंकिंग इंडस्ट्री में बड़े बदलाव आने वाले हैं। बहुत कुछ बदलने वाला है। इस वीडियो में हम 7 से 8 बड़े बदलावों के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर व्यक्ति को सीधे प्रभावित करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको लाखों का नुकसान करा सकती है। सबसे पहला बदलाव है यूपीआई एटीएम विड्रॉल। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कार्ड या कैश सेवाओं का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल एटीएम पर क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई के जरिए भी कैश निकाला जा रहा है। पहले लोगों को लगता था कि यह डिजिटल तरीका है, इसलिए यह एटीएम की फ्री विथड्रॉल लिमिट में काउंट नहीं होगा और मुफ्त रहेगा। लेकिन अब यह बदलने वाला है। बड़े प्राइवेट बैंक, खासकर एचडीएफसी बैंक ने इसकी शुरुआत कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब यूपीआई के जरिए किए गए कैश विथड्रॉल भी आपकी मासिक फ्री लिमिट में शामिल होंगे, और संभावना है कि अन्य बड़े बैंक भी इस नियम को अपनाएंगे। इसे आसान तरीके से समझें। मान लीजिए आपके बैंक हर महीने 5 फ्री एटीएम विथड्रॉल देता है। पहले 5 बार कार्ड से पैसे निकालने के बाद भी यूपीआई से निकासी फ्री रहती थी। अब अगर आपने 3 बार कार्ड से और 2 बार यूपीआई से कैश निकाला तो आपकी 5 फ्री विथड्रॉल पूरी हो जाएंगी। इसके बाद चाहे आप कार्ड इस्तेमाल करें या यूपीआई, हर ट्रांजैक्शन पर लगभग 23 रुपये, साथ में जीएसटी का शुल्क देना पड़ेगा। मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई में दूसरे बैंकों के एटीएम से हर महीने 3 फ्री विथड्रॉल मिलते हैं, जबकि नॉन मेट्रो शहरों में यह सीमा 5 होती है। असल में बैंक अब डिजिटल और फिजिकल कैश के बीच का अंतर खत्म करना चाहते हैं। उनका कहना है कि कैश निकालने की लागत एक जैसी ही रहती है, चाहे आप कार्ड इस्तेमाल करें या क्यूआर कोड स्कैन करें। इसलिए यूपीआई से एटीएम से कैश निकालते समय सावधान रहें और केवल ज़रूरत पड़ने पर ही इसका उपयोग करें, क्योंकि अब यह हमेशा फ्री नहीं रहेगा और आप पर चार्ज लग सकते हैं। अब दूसरे बदलाव की बात करते हैं, जो है पैन नियम और कैश लिमिट्स। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी में गलती करते हैं। 2026 में आपके कैश फ्लो, कैश खर्च और खासकर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर काफ़ी सख्त निगरानी रखी जाएगी। कोई भी बड़ा खर्च सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम में दिखाई देगा। आजकल आपने देखा होगा कि पैन कार्ड का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और कई जगहों पर इसे दिखाना अनिवार्य हो गया है। अगर आप गाड़ी खरीदते या बेचते हैं या कोई महंगी चीज़ जैसे लग्जरी वॉच, फर्नीचर आदि खरीदते हैं, तो इन सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग बैंक और मर्चेंट द्वारा की जाती है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अंडर टेबल लेन देन करना लगभग असंभव होता जा रहा है। किसी भी बड़े ट्रांजैक्शन की जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है, जहां इसे आपकी घोषित आय से मिलाकर जांचा जाता है। अब समझते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की लिमिट। अगर आप एक साल में अपने सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे अधिक कैश जमा या निकालते हैं, तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। यह किसी एक ट्रांजैक्शन की सीमा नहीं है, बल्कि पूरे साल की कुल क्यूमुलेटिव राशि होती है। यानी आप छोटे छोटे हिस्सों में भी पैसे जमा करें, लेकिन कुल मिलाकर 10 लाख रुपए या उससे अधिक हो जाए तो यह रिपोर्ट किया जाएगा। अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख रुपए से अधिक है और आप उसका भुगतान कैश में करते हैं, तो वह ट्रांजैक्शन भी फ्लैग हो सकता है। कुल मिलाकर अब खासकर रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में कैश ट्रांजैक्शंस का चलन काफ़ी हद तक खत्म होता जा रहा है और हर बड़ी फाइनेंशियल गतिविधि पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि सेक्शन 269 एसटी के मुताबिक अगर आप किसी एक इंसान से एक दिन में या एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश नहीं ले सकते, इसकी पेनल्टी 100% है। मतलब अगर आपने 3 लाख कैश लिया है तो 3 लाख की पेनल्टी आपको लग सकती है।
कैश के अलावा अगर आप एक दिन में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे NEFT, RTGS आदि, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस भी आयकर विभाग IT को रिपोर्ट की जाएंगी। आखिरी बात, अगर आप 10 लाख रुपए से अधिक की FD कैश में करते हैं तो वह भी इनकम टैक्स विभाग द्वारा फ्लैग की जा सकती है। इसके अलावा कार, ज्वेलरी आदि खरीदने पर भी कुछ पाबंदियां लागू होती हैं। संक्षेप में, आपकी सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का उचित प्रमाण आपके पास होना चाहिए। यदि इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेजता है या कोई सवाल करता है तो आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और सही जस्टिफिकेशन के साथ तैयार रहना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चेंज विच इज इनकम टैक्स एंड सोशल मीडिया। अब अगर हम इनकम टैक्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उसके और रूल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। नए रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो थोड़े ज़्यादा स्केरी हैं। अब अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स ने नए रूल्स लागू कर चुके हैं अपने, जिसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो सिर्फ आपके बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपका सोशल मीडिया भी चेक कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अब ये काम कैसे करेगा? नाउ नया जो इनकम टैक्स एक्ट है 2026, उसके मुताबिक अथॉरिटीज़ के पास पावर है टू स्कैन योर डिजिटल फुटप्रिंट्स। मान लो आपने अपनी ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरा है इस साल का 7 लाख का। आपने फिर एक 60 लाख की गाड़ी का डिस्प्ले किया है, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे फ्लेक्स करा है कि भाई मैंने इतनी की गाड़ी ली है, और आप हर दूसरे महीने इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, ट्रिप्स ले रहे हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके बैंक डाटा और आपके सोशल मीडिया को मैच करने की अथॉरिटी होगी। अगर आपका जो बैंक का डाटा है और आपका जो सोशल मीडिया का आपके अपलोड्स हैं, आपका जो भी आप दिखा रहे हो सबको वो मैच नहीं करता है, तो आपको नोटिस आ सकता है सोर्स ऑफ वेल्थ एक्सप्लेन करने का। सो इन 2026 यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। कुछ भी सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करने से पहले आपको यह देखना है कि आपने ITR में उतना पैसा दिखाया था या नहीं। Effectively, now your social media is like your tax documents. Next change relates with your zero balance account. अब इतने आपको खराब रूल्स बता दिए, एक अच्छा भी बता देते हैं। इफेक्टिव 1 अप्रैल 2026 RBI ने BSPD यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, यानी कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है, उनको काफी पावर दी है। पहले क्या होता था, जीरो बैलेंस अकाउंट वालों को ना रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, कभी कोई सर्विस रिस्ट्रिक्ट कर दी, कभी कुछ हो गया। अब जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनर्स को काफी ज्यादा चीज अब फ्री में मिलने लग जाएंगी, जैसे कि ऑनर लिमिटेड कैश डिपॉजिट। आप जितनी बार चाहो बैंक में पैसे जमा करो, कोई उस पे चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, कोई लिमिट नहीं है। फ्री ATM कम डेबिट कार्ड, इसका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको नहीं लगेगा। फ्री चेकबुक, साल में एक लिमिट तक आपको चेकबुक फ्री मिलेगी, एंड फ्री डिजिटल पेमेंट्स यानी कि UPI, NEFT, RTGS जैसी जो चीजें हैं उन पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होंगे। इन अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। RBI ने यह भी बोला है कि इनको मंथली एटलीस्ट 4 फ्री विथड्रॉल्स मिलने ही चाहिए। यह उन लोगों के लिए जिनको बैंकिंग चार्जेस से डर लगता था। अब ये चेंजेस लाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बैंक्स अक्सर ज़ीरो बैलेंस अकाउंट वालों को ना बहुत लो प्रायोरिटी रखते थे। काफ़ी बार तो कस्टमर्स को मना ही कर देते थे, बट विद दीज न्यू रूल्स बैंक्स ऐसा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। अब ये जो स्टॉक मार्केट का रूल है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ONL ये जो रूल है वो RBI गवर्नेंस में नहीं आता है, वो सेबी गवर्नेंस में आता है, लेकिन इट्स एनेंट रूल दैट यू शुड नो अबाउट। अगर आप उनमें से हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, देन 2026 में आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट ने STD यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में हाई कर दिया है। पहले समझते हैं STD काम कैसे करता है। आप जो भी ये शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, उस पर गवर्नमेंट उन ट्रांजैक्शन पे एक छोटा सा टैक्स लेती है। अब ये जो टैक्स है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा चर्चा में था, लेकिन अब इस हक के बाद आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यही बनने वाला है। अब देखते हैं ये जो चेंजेस हैं वो है क्या।
अगर आप 10 लाख का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बेचते थे तो आप 200 एसटीडी देते थे। अब 1 अप्रैल 2026 से उसी ट्रेड पे आपको 500 देने होंगे। ये 150% का जंप सीधा आपके प्रॉफिट को ईट करेगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग में अब टैक्स 50% से बढ़ गया है। पहले 10,000 का प्रीमियम टर्नओवर पे 10 रुपये टैक्स लगता था, अब वो 15 हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि इक्विटी डिलीवरी 0.1% और इंट्राडे कैश 0.025% के रेट्स में कोई बदलाव नहीं आया गया है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर्स खरीदते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं डिजिटल फ्रॉड कंपनसेशन के बारे में। अब यार देखो, एक ऐसा रूल है ये जिससे व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा ये सुनकर। इस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल फ्रॉड। एंड आरबीआई को ये बात पता है कि स्कैमर्स जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। सो 1 जुलाई 2026 से एक बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली रूल आ रहा है। अगर आप किसी स्मॉल डिजिटल फ्रॉड का शिकार होते हैं विच इज़ लाइक अप टू 50,000 तो आपको 85% तक का कंपनसेशन मिल सकता है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला है कैपिंग, इसकी मैक्सिमम लिमिट इज़ 25,000 रुपये। सेकेंड इज़ योर 5-डे रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फ्रॉड होने के 5 दिन के अंदर बैंक को रिपोर्ट करना है। अगर आपने उसे देरी करी तो आपको कंपनसेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थर्ड इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम, आप यह जो फैसिलिटी है वो अपनी लाइफ में एक बार क्लेम कर सकते हैं। सो आरबीआई आपको सेफ्टी नेट दे तो रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आप इसको एक बार क्लेम ज़रूर कर लो, लेकिन अगली बार से आप बहुत ज़्यादा कॉशियस रहें, सतर्क रहें। एंड एट लास्ट चेंज वुड बी इन द न्यू लोन रिकवरी रूल्स। हमने अक्सर देखा है रिकवरी एजेंट्स होते हैं जो कि कस्टमर से बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दिन रात कभी भी फ़ोन कर देते हैं। आरबीआई को ये बात पता है, इसलिए आरबीआई ने इससे तगड़ी गाइडलाइंस निकाली है ताकि कस्टमर प्रोटेक्शन भी ले सके। अब ये गाइडलाइंस क्या है, एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, पहला है नो हरासमेंट। बैंक्स और एनबीएफसी के जो एजेंट्स हैं वो कस्टमर को फिजिकली या मेंटली हरास नहीं कर सकते। सेकेंड इज स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स, एजेंट से सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कॉल या विजिट कर सकते हैं। थर्ड इज़ प्राइवेसी, वो आपके रिश्तेदारों या दोस्तों को कॉल करके आपकी पूरी स्टोरी नहीं बता सकते, आपको एम्ब्रेस नहीं कर सकते। उनका मेजर काम है, उनका मेन काम है आपके जो पैसे हैं, लोन के पैसे, उसको रिकवर करना, ना कि आपकी इमेज को खराब करना। और आखिरी पॉइंट है पेनल्टीज। अगर कोई बैंक आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और उसका ऑपरेशन लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये थे कुछ अहम बदलाव जो 2026 में हर बैंक यूजर के लिए जानना बहुत जरूरी है। अंत में हमारी तरफ से आपके लिए 3 महत्वपूर्ण सुझाव। 1, एटीएम लिमिट्स को मॉनिटर करें, चाहे आप कार्ड इस्तेमाल करें या यूपीआई। कैश विथड्रॉल हमेशा अपनी फ्री लिमिट को ध्यान में रखकर करें ताकि अनावश्यक चार्जेस से बच सकें। 2, डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखें, जहां तक संभव हो अपनी सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस डिजिटल माध्यम से करें। साथ ही ध्यान रखें कि आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आपकी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न से मेल खाता हो। 3, फ्रॉड की तुरंत रिपोर्टिंग करें। अगर कभी कोई फ्रॉड होता है तो तुरंत एक 930 हेल्पलाइन या अपने बैंक के पोर्टल पर 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट करें ताकि आपको समय पर कंपेंसेशन मिल सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। अगर आपको आज की जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसे ही यूजफुल और अपडेटेड कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्मार्ट।